बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ राजगढ़ राज्य अपने ज्ञान, न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा भुवन प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और प्रजा को हमेशा न्याय दिया। लेकिन अब राजा अपने उम्र के ढलान पे आ गए थे और वो अब वृद्ध हो चुके थे और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपने राज्य के लिए सही उत्तराधिकारी का चुनाव। राजा इसी चिंता में खोए रहते थे। आखिर तीनों राजकुमारों में से किसको राज की बागडोर दूं? राजा इसके पक्षधर नहीं थे कि बड़ा राजकुमार ही राजा बने। उनका मानना था तीनों राजकुमारों में से जो सबसे योग्य होगा वही राजा बनेगा। तीनों राजकुमारों में अपनी अलग अलग खूबियां थीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो हर गुण में सर्वश्रेष्ठ हो। सबसे बड़े राजकुमार वीर प्रताप, अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा। उसके बाद राजकुमार अमर प्रताप, विद्वान और नीति में निपुण सबसे छोटे राजकुमार कृष्ण प्रताप, दयालु और प्रजा के प्रति संवेदनशील। राजा ने सोचा कि सही युवराज का चयन करना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री चतुरसेन से परामर्श किया। मंत्री जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों राजकुमारों में से किसे इस राज्य की डोर दूं? अब आप ही कुछ सुझाव दीजिए ताकि राजा का सही चुनाव हो और प्रजा भी खुशहाल रहे। महाराज, मेरा मानना है कि तीनों राजकुमारों को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी सही राजा का चुनाव हो पाएगा। जो राजकुमार इन तीनों परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, वही राजकुमार इस राज्य का नया राजा घोषित होगा। ठीक है मंत्री जी, आप इन परीक्षाओं को शुरू करवाइए। मैं राजकुमारों को जब भी जरूरत होगी भेज दूंगा। मंत्री चतुरसेन ने सबसे पहले बल और साहस की परीक्षा का आयोजन किया। राज्य से सटे जंगल में एक बाघ ने आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था और वो अब आदमखोर बनता जा रहा था। राजा ने तीनों राजकुमारों को बाघ को काबू में लाने के लिए भेजा। तीनों राजकुमारों, मेरी बात ध्यान से सुनो। राज्य से समीप जंगल में एक बाघ ने काफी आतंक मचा के रखा है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों अपने अपने तरीके से बाघ को काबू में लाए ताकि जंगल के आसपास के गांव के लोगों को उस बाघ से कोई खतरा ना हो। बड़े युवराज वीर प्रताप ने सैनिकों को भेज के बाघ को जंगल से दूर खदेड़ा, पर कुछ दिन बाद वो बाघ फिर वापस आ गया। मंझले युवराज अमर प्रताप ने बाघ को मांस का टुकड़ा जाल में रख के फंसाने की कोशिश की। बाघ जाल में फंसा लेकिन भाग गया, पर कुछ दिन बाद वो बाघ फिर वापस आ गया। सबसे छोटे युवराज कृष्ण प्रताप ने सबसे पहले बाघ की आदमखोर होने की प्रवृत्ति को जाना, फिर उसे ढेर सारा मांस का टुकड़ा उसके सामने रख के उसकी भूख को शांत किया। धीरे धीरे बाघ रोज मांस का टुकड़ा खाने से शांत हो गया और गांव के लोगों पर हमला करना छोड़ दिया। छोटे राजकुमार की योजना कारगर साबित हुई। महाराज, मेरे खेतों से हमेशा पानी की चोरी हो रही है महाराज। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी फसल ठीक हो ही नहीं पाएगी महाराज। कुछ कीजिए महाराज ताकि मेरी फसल ठीक हो महाराज और ये पानी की चोरी रोकी जा सके। किसान हरिया, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। मैं महाराज से बात करके इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। महाराज, यही उचित समय है कि तीनों राजकुमारों के बुद्धि और न्याय के ज्ञान की जांच की जाए। आप तीनों राजकुमारों को एक एक करके मोतीपुर गांव भेजिए ताकि तीनों राजकुमार पानी के चोरी की समस्या का समाधान निकाल सकें और कौन सा राजकुमार कैसे पानी की चोरी की समस्या का समाधान निकालता है, उससे हमें पता चलेगा कि तीनों राजकुमारों में बुद्धि और न्याय का ज्ञान कितना है। ठीक है मंत्री जी, मैं तीनों राजकुमारों को
एक एक करके मोतीपुर गांव भेजता हूं ताकि पानी की चोरी की समस्या का हल निकाला जा सके और राजकुमारों का भी न्याय का तरीका मालूम चल सके। तीनों राजकुमार एक एक करके मोतीपुर गांव जाते हैं। सबसे पहले बड़े राजकुमार वीर प्रताप, उसके बाद अमर प्रताप और फिर छोटे राजकुमार कृष्ण प्रताप मोतीपुर गांव जाते हैं। गाँव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जो जो पानी चोरी कर रहा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि वो जिंदगी में कभी पानी चोरी करने के लायक ही नहीं रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ लोग दिन में पानी का उपयोग कीजिए, कुछ लोग रात में पानी का उपयोग कीजिए, ताकि सबको खेतों में पानी मिल सके। और पानी चोरी मत कीजिए। पानी चोरी करना एक अपराध है और हो सकता है कि राजा की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो। सारे किसान मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम सब मिलकर इस पानी के चोरी की समस्या का समाधान निकालेंगे। सब लोग एक एक करके अपने खेतों का हिसाब दीजिए। उस हिसाब से मैं सबके खेतों के लिए पानी का बंटवारा करूंगा और भविष्य में कभी चोरी ना हो, इसके लिए सब किसान एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करें। फिर भी अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर समझ लीजिए कि उसके खिलाफ जरूर राजा की तरफ से ऐसी कार्रवाई होगी। हो सकता है उसके खेत को भी जब्त कर लिया जाए। मंत्री चतुर्सेन तीनों राजकुमारों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमारों को अंतिम परीक्षा, जो करुणा और नेतृत्व की परीक्षा थी, उसके लिए राजा भुवन प्रताप से बात की। महाराज, अपने राज्य के खोसला गांव को बाढ़ ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तीनों राजकुमार उस गांव के पुनर्वसन के बारे में सोचे और गांव के वासियों को फिर से उनके खुशहाल जीवन के लिए कुछ करें। ठीक है मंत्री जी, मैं तीनों राजकुमारों को खोसला गांव के बारे में बताता हूं। राजकुमार वीर प्रताप, अमर प्रताप और कृष्ण प्रताप अपने राज्य के खोसला गांव को बाढ़ ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तीनों राजकुमार उस गांव के पुनर्वसन के लिए कुछ करे। मेरा सहयोग आपकी योजना को मिलता रहेगा। बड़े राजकुमार वीर प्रताप ने खोसला गांव के लिए राहत सामग्री भेजवाई। मंझले राजकुमार अमर प्रताप ने खोसला गांव के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाई। छोटे राजकुमार कृष्ण प्रताप खुद खोसला गांव जाने के लिए निकल पड़े और खोसला गांव पहुंच के गांव वासियों के साथ मिलकर गांव के पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया और गांव वालों का विश्वास जीत लिया। गांव वाले भी राजकुमार को अपने साथ पाके काफी सहज महसूस कर रहे थे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक एक एक घर का पुनर्विकास नहीं हो जाता, मैं यहाँ से वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। युवराज, आपके यहाँ होने से काफी हौसला मिला है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। हमें विश्वास हो गया है कि हम सब पहले की तरह हो जाएंगे। महाराज, तीनों राजकुमार अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, पर छोटे राजकुमार कृष्ण प्रताप में शक्ति, न्याय और करुणा का अद्वितीय संतुलन है। उन्होंने न केवल समस्याओं को हल किया है, बल्कि राज्य के लोगों के दिल को भी जीता है। राजा भुवन प्रताप ने छोटे राजकुमार कृष्ण प्रताप को राज्य का नया युवराज घोषित किया। कृष्ण प्रताप ने राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और अपने भाइयों को भी राज्य के शासन में शामिल किया, जिससे राजगढ़ और भी समृद्ध और शक्तिशाली हुआ। सही युवराज वह होता है जो केवल युद्ध और बुद्धि में ही निपुण न हो, बल्कि अपने लोगों के दिलों को जीतने और उनकी भलाई के लिए समर्पित हो। यही नेतृत्व की सच्ची परिभाषा है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।